गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ, यानी कि किस देश में आयोजित हुआ और इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा। तो याद रखिएगा, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और इसका विजेता कौन था? इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान जो अपनाया गया था, याद रखिएगा उस पर टोटल 284 लोगों का सिग्नेचर था। कितने लोगों का? 284 लोगों का सिग्नेचर था। और उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियाँ थी। टोटल कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। बाद में 4 शेड्यूल आपका ऐड हुआ, जिसमें कि शेड्यूल 9 था आपका, फिर 10 था दल बदल कानून, है ना। 9 जो था वो भूमि सुधार से था और पहला संविधान संशोधन था। 11वां आपका पंचायती राज व्यवस्था है और 12 आपका क्या है? नगर पालिका। ये 4 शेड्यूल ऐड हुआ है। जो नंबर है संविधान का वो आपका 395 है, लेकिन टोटल आर्टिकल अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो 450 प्लस आर्टिकल है, बट नंबर वाइज की बात करेंगे तो टोटल 395 हमारा उस बुक का लास्ट आर्टिकल मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स का। याद रखिएगा, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था या किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? तो वो क्या है आपका? 5वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, आपको बोल रहा है कि सीधा सीधा पंचायत और नगर पालिका जो है किस वर्ष भारतीय संविधान में सम्मिलित हुआ है। ऑप्शंस देख के आप क्लियर कर सकेंगे। ऑप्शन है 1991, 95, 2000, 1993। और जो लोग कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, इसका आंसर है आपका 1993। ठीक है। और डेट क्या था आपका? तो जब हम पंचायत की बात करेंगे तो डेट था 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था इनैक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी है आपका सरोजिनी नायडू, जिसको कि हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा, जब बात करेंगे लता मंगेशकर की, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है और पीटी उषा को हम लोग क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जो विशप है वो आपका शतरंज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चेस बोर्ड से रिलेटेड है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? आपको कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पर स्टार्ट करेंगे तो टोटल अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। एक आपका हो जाता है सामाजिक अर्थव्यवस्था। ठीक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, जितने भी अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रक्रम है, वो सभी के सभी क्या होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। दूसरा आता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारा का सारा क्या होता है? प्राइवेट फर्म के हाथ में होता है। सारा कुछ प्रोडक्शन यूनिट, गवर्नमेंट का बेसिक यूनिट को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या होता है? प्राइवेट के हाथ में होता है। और उसका सीधा सीधा कहना है, जहाँ प्रॉफिट होगा हम इन्वेस्ट वहीं करेंगे। और इन दोनों से हटकर फिर एक व्यवस्था आता है जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कुछ फर्म जो होता है वो सरकारी होता है और कुछ फर्म क्या होता है आपका? प्राइवेट होता है। तो भारत की बात करें तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? वो है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ कुछ जो मेजर डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट के पास है और कुछ डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है खमसिन। क्या कहा जाता है? खमसिन कहा जाता है। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका क्या, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई 1954 से। कब? 1954 से स्टार्ट हुई है। और ये मिला है किनको? जो हमारे फर्स्ट शिक्षक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि हम 5 सितंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, उनको मिला है 1954 में। हालांकि 3 लोगों को मिला है, लेकिन सबसे पहला नाम इनका था, इसलिए पहला इनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो इन्फ्लेशन को मापा जाता है, तो याद रखिएगा, भारत में इन्फ्लेशन को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ठीक है। किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। और याद रखिएगा, आज के डेट में अगर बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक का जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मतलब समझिए कि उसी ईयर के महंगाई को लेकर हम कंसिडर करते हैं या कंपेयर करते हैं कि महंगाई कितने % बढ़ी है। तो अगर हम बेस ईयर की बात करें तो वो बेस ईयर आज के डेट में क्या है? 2011-12 है। यानी 2011-12 के अकॉर्डिंग हम लोग आज के डेट में महंगाई को मेज़र कर पाते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और बलबन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जब माप तौल की प्रणाली की व्यवस्था की बात करेंगे तो वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, ये आप ध्यान में रखेंगे कि रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस, के द्वारा इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? तो देखिए, प्रोग्राम का क्या नाम है? प्रोग्राम का नाम है इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम। ठीक है। तो पूछ रहा कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है? लूना 2, लूना 23, लूना 25, लूना 32, लूना या लून कह लीजिए, है ना। लूनर बोलते हैं हम लोग चंद्रमा से रिलेटेड।
तो याद रखिएगा आंसर क्या है आपका लून 25 जो है वो आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए आपका एलेसेंड्रा कोरप, सलमान रश्दी, आलिया मीर और हरिबाल कृष्ण। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एलेसेंड्रा कोरप को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो याद रखिएगा आपको पूछ रहा है किस ने, कार्यकारी प्रधानमंत्री का मतलब होता है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है कि अचानक से अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई या प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जा रहे हैं तो इंचार्ज देकर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो पूछ रहा है कि प्रथम बार कौन बने थे। तो वो थे गुलजारीलाल नंदा। अचानक से नेहरू जी की 1964 में जो हार्ट अटैक हुई या मृत्यु हुई, उसके बाद टेम्पररी बेसिस पे गुलजारीलाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया। चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो याद रखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है वो रिलेटेड है आपके संविधान संशोधन प्रक्रिया से, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और अभी वर्तमान में टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 संविधान संशोधन हो चुका है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में, रिक्तता का मतलब खाली रहने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पद संभालता है। तो याद रखिएगा अगर इन दोनों का पोस्ट अगर खाली हो जाए किसी वजह से, जैसे राष्ट्रपति की डेथ हो गई और उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी भरेगा तो वो राष्ट्रपति पद को खाली करेगा, उस स्थिति में जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा। याद रखिएगा किसकी तरह, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेगा। और ऐसे पहले जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करने वाले चीफ जस्टिस कौन है, वो है एम हिदायतुल्ला। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा भारत का जो नेशनल आपका फ्लैग है उसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया है, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते बेसिकली क्या है, हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। तो राष्ट्रीय गान गलत है, राष्ट्रीय चिन्ह गलत है, राष्ट्रीय गीत भी गलत है। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो याद रखेंगे भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 से हुई है, 1959 से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे यूक्रेन की राजधानी, आप लोग ने काफ़ी न्यूज़ सुना होगा यूक्रेन और रशिया का वॉर, तो आपसे यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगी, कीव होगी। क्लियर, याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी और ये है कहाँ, ये चीन में है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वो है गंगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो वो है आपका नील नदी। क्या है, नील नदी। नील नदी सबसे लंबा है। अगर बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी तो याद रखिएगा वो है आपका अमेजन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। नील नदी की बात करेंगे तो आपको पता है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, यानी कि नील नदी आपका अफ्रीका में हो जाएगा, यांगटीसी नदी चाइना में है और गंगा वो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा ये लेब्राडोर जो है वो है एक ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा क्या होती है, जो कि पोलर रीजन से यानी कि ध्रुवों से आपके इक्वेटर की ओर फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में प्रथम महिला राजदूत कौन थी। तो याद रखिएगा भारत में प्रथम महिला राजदूत थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और इवन कि यूएसए में भी जो भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट एम्बेसडर बनी थी वो भी कौन थी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर के में कितने अक्षांश का अंतर है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अक्षांश रेखा कहते किसको है। आपका ये जो आपका अर्थ है, अर्थ में एक्स एक्सिस के पैरेलल वे में जो लाइन जा रही है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया। और एक्स एक्सिस में जो 0 डिग्री लाइन होता है इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि भूमि को मध्य से बांट देने वाली रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट में 2 टर्मिनोलॉजी है, एक भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु, एक भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर। याद रखिएगा भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो है वो आपका इंडिया जो बाउंड्री टच कर रहा है नीचे कन्याकुमारी के पास वो होगा। और भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो अंडमान निकोबार का जो नीचे निकोबार द्वीप समूह है वहाँ होगा। उन दोनों के बीच में कितने अक्षांश का डिफरेंस है, 2 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस होगा। कितने डिग्री अक्षांश का, 2 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस होता है अंडमान निकोबार का निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। अच्छा अब बात कर लें हम लोग दक्षिण बिंदु कहाँ है। याद रखिएगा तो भारत संघ का जो दक्षिण बिंदु है ये है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपने सुना होगा इंदिरा पॉइंट। और जब बात करेंगे भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो याद रखेंगे वो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कन्याकुमारी जिसको हम कहेंगे कैप कैमोरिन, वो आपका क्या है भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे लक्षद्वीप बेसिकली 3 अलग अलग द्वीप समूहों के नाम को परिवर्तित करके बनाया गया था, जिसमें कि पहला था आपका मिनिकॉय, दूसरा था लक्का द्वीप और तीसरा था अमिनी द्वीप। इन्हीं तीनों को कंबाइन करके लक्षद्वीप बना था। तो आपसे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो ये मरकत द्वीप जो है वो शामिल नहीं है।
जानकारी के लिए बता दूं कि जो मरकत द्वीप है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लक्षद्वीप समूह में कितने आपके आइलैंड है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने, M.K. गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप लोग को पता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। किसका? बेलगांव अधिवेशन। तो याद रखिएगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में M.K. गांधी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी और उसी अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? आप अगर ऑप्शंस को ही सिर्फ क्लियर कट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो ऑप्शन क्या है? 305 BC ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। सेकंड कह रहा है कि तापमान 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। याद रखिएगा, ये जो आपका कपास की खेती के लिए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ये बिल्कुल एक्सट्रीम टेम्परेचर है, पूरा गर्मी वाला टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर क्या है मॉडरेट में? तो याद रखिएगा 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चाहिए कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन देख लेते हैं, गहरी और मध्यम काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में तो कपास होगा ही। इंदौर 2 सुजाता मालवी कपास की किस्में हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा वंस मोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्य है आपका बिहार। और इस योजना के तहत अगर आपके ओलंपिक में अगर कोई मेडलिस्ट मेडल जीत कर लाते हैं, गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं, तो उनको कितना मिलेगा? उनको 2 करोड़ मिलेगा गोल्ड वाले को। ठीक है, 2 CR। अगर कोई गोल्ड से नीचे आपका सिल्वर मेडल लाते हैं तो उनको 1.5 करोड़ मिलेगा। ठीक है, और उससे भी नीचे लाएंगे तो 1 करोड़, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल वालों को 1 करोड़ दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। किस वंश का? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध होता है। एक तो होता है आपका 1191 में और एक होता है 1192 में, और उसको हम लोग कहते हैं तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और 1192 का जो तराइन का सेकंड युद्ध है उसमें आपका मोहम्मद गौरी जीता था। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा उस समय जो है जब कालिंजर पर अटैक किया था तो उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों में शामिल नहीं है? तो आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो लोकसभा का विघटन जो है ये आपका क्या है? विधायी शक्तियाँ हैं। कैसी शक्तियाँ हैं? विधायी शक्तियाँ हैं किसकी? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। जब उपराष्ट्रपति क्या आता है तो हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं, और राष्ट्रपति में भी आपको पूछेगा कि कौन निर्विरोध चुना गया है, तो उस समय आंसर होता है नीलम संजीव रेड्डी। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जाकर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई खड़ा था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका आर वेंकटरमन। क्या होगा? आर वेंकटरमन ऐसे थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2006 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया था? बेसिकली 2026 तक। तो बेसिकली ये जो डिसीजन लिया गया था ये 2001 में लिया गया था, और 2001 में वो संशोधन क्या था? वो संशोधन था 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया कि 1971 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य सीटों की संख्या है वो 2026 तक चेंज नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संविधान संशोधन के तहत अभी एंग्लो इंडियन के 2 सीट को लोकसभा से हटा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है, भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ये कथन किसका है? बेसिकली ये कथन बोला जा रहा है कांग्रेस के बारे में, और ये कथन दिया गया है 1905 में बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्लियर? किसके द्वारा बोला गया है ये सेंटेंस? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उन्होंने की 1905 में बंगाल विभाजन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैम्प का लेखक कौन है? तो आई होप सो आप लोग अगर जीएस पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो ये जानते होंगे। मेन कैम्प का मतलब होगा आपका, ये किसका लेखक है? ये लेखक है हिटलर। हिटलर की जो आत्मकथा है उसको मेन कैम्प बोला गया है, और मेन कैम्प का हिंदी है मेरा संघर्ष। क्या है? मेरा संघर्ष पुस्तक किसका लिखा हुआ है? हिटलर का लिखा हुआ है। हिटलर कहाँ से रिलेटेड होगा? जर्मनी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? अच्छा, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ल्ड मैप की ओर, इंडिया मैप की, इंडिया के स्टेट मैप की ओर देखेंगे, और स्पेशली आज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, और साथ ही साथ समझेंगे कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य को छू नहीं रहा है। चलते हैं हम लोग मैप की ओर। देखिए आप देख सकते हैं इस मैप को, इस मैप में हम लोग चलेंगे नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो ये वाला जो सेगमेंट है आपका भूटान वाला, बांग्लादेश वाला, ये आपका क्या है? नॉर्थ ईस्ट है।
और जब हम लोग बात करेंगे इस नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को, तो इस नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जिसका बांग्लादेश से जिसकी सीमा नहीं लग रही है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें इस बांग्लादेश की। इस बांग्लादेश में हम लोग अगर देखेंगे तो इस बांग्लादेश में हम लोग का क्या क्या टच हो रहा है। तो पहला तो ये वेस्ट बंगाल टच हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद फिर आपको दिख रहा होगा ये आपका असम भी टच हो रहा है इस जगह से, मेघालय टच हो रहा है, त्रिपुरा टच हो रहा है, मिजोरम टच हो रहा है। ऑप्शन में देखिए नागालैंड दिया हुआ है, नागालैंड आपका बांग्लादेश से टच नहीं कर रहा है। अच्छा, हम बात कर लें सेवन सिस्टर्स की, तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सेवन सिस्टर कहते हैं, जिसमें पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है, मैप देख सकते हैं। सेकंड आपका नागालैंड है, ठीक है। थर्ड आपका मणिपुर है, फोर्थ आपका मिजोरम है, फिफ्थ आपका त्रिपुरा है, सिक्स्थ आपका मेघालय है, और सातवां आपका क्या है बीच में, सबके बीच में असम है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। आपको दिख रहा होगा क्लियर कट कि नागालैंड से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, नागालैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वस्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो 3 तरह का जो आपका मंदिर निर्माण कला है वो कौन कौन सा है। एक तो आपका द्रविड़ शैली है जो साउथ में होता है, कहाँ होता है, साउथ में होता है। फिर एक बेसर शैली है, क्या है, जिसको हम लोग बेसर शैली कहते हैं, ये आपका मिड में है, कौन सा है, मध्य में है, यानी कि ना ऊपर है ना नीचे है। और फिर आपका आता है एक नागर शैली, और नागर शैली क्या है, उत्तर भारत में है, जिसको हमको नॉर्थ कह सकते हैं। तो याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं यूपी की, अयोध्या की, तो यूपी जो है वो इंडिया मैप में नॉर्थ पार्ट में है, नॉर्थर्न पार्ट में है। पूरे मैप को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो याद रखिएगा वहाँ का जो अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है वो किस शैली में बनेगा, वो नागर शैली में बनेगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखिएगा राज तरंगिणी के बारे में अगर बात करें तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है कि इसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इनके लेखक है कल्हण। और ये कल्हण ने इसमें किसके बारे में बात की है, तो हम लोग JNK जम्मू एंड कश्मीर वंश के बारे में बात हुई है राज तरंगिणी ग्रंथ में। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि फारसी में अनुवाद किसने किया। तो याद रखिएगा मौलाना शोरी, जिन्होंने मौलाना शोरी ने राज तरंगिणी पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। याद रखिएगा ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल स्वर्ण पदक की बात कर रहा है, तो वो स्वर्ण पदक किनका है, अभिनव बिंद्रा का है, 2008। कब का, अभिनव बिंद्रा 2008 जो बीजिंग ओलंपिक था यानी कि चाइना में था, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे पूछ रहा है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से रिलेटेड थे, तो उनका खेल था शूटिंग। क्या था, उनका खेल शूटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए 2 दिन पहले मैंने इसको सेट में बताया था आपको, HSRA है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल एसोसिएशन, वो आपका भगत सिंह थे। बट जब बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का यानी कि HRA का, तो याद रखिएगा आंसर कौन होंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी, सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। उस अभियान का नाम है भारत। ठीक है, कृषि अवसंरचना कोष को यानी कि कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका फंड बनाया गया है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किस नाम का, भारत नाम का। और जब बात करेंगे भारत नाम का जो फुल फॉर्म है BHART, उसका फुल फॉर्म है बैक्स हरॉल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति। तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका साइड में बोत्सवाना देश से लड़ती है यानी उसके बॉर्डर पे है, वहाँ पे पाई जाने वाली जो जनजाति है उसको जनजाति को बुशमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुशमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत और साउथ इंडिया के बीच का सीमा का निर्धारण करती है, वो है आपका विंध्य पर्वतमाला। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी विंध्य पर्वतमाला जो MP में है, वो नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करने का काम करती है, नॉर्थ और साउथ इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा आपने इनका बारे में नाम सुना होगा, जो चंपारण सत्याग्रह है आपका, तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाने वाले यही थे। और आंसर क्या है, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, किन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडेंट द पुअर। एबंडेंट का मतलब होता है वंचित करना या त्याग देना। तो इस बुक के लेखक कौन है, तो ये दे रखिएगा ऑप्शन में देख लेते हैं, मेघनाथ देसाई, संयुक्ता दास, अभय के और शशि थरूर। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका मेघनाथ देसाई। इन्होंने इस बुक को लिखा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडेंट द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया था। तो टोटल नंबर ऑफ ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इसके तहत टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को चुना गया है उसके विकास के लिए। ठीक है, और जब बात कर लें इसके फर्स्ट फेज़ में, तो जब फर्स्ट फेज़ की बात कीजिएगा तो फर्स्ट फेज़ में टोटल इंडिया में है 508। और जब हम बात करेंगे फर्स्ट फेज़ में बिहार में किसका कौन सा योजना है, अमृत भारत योजना के तहत बिहार में टोटल
49 रेलवे स्टेशंस को चुना गया है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में टोटल 1309 है। उसके फर्स्ट फेज़ में 508 है, और जब हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे तो बिहार में टोटल 49 रेलवे स्टेशंस को चुना गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। लक्ष्मी मित्तल, आर दिनेश, उदय कोटक और TB नरेंद्रन। आंसर क्या होगा? आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साइंस ले लेते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। ये किसके कारण होता है? ये अनुनाद के कारण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत क्या होती है? याद रखिएगा, जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बिल्कुल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉडी को ज़रूरत है वो है आपको प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन से ही बॉडी बिल्डिंग होगा, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था वाले उपकरण के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। नाइट्रोजन, लिथियम, नियॉन और आर्सेनिक। आंसर क्या होगा? आर्सेनिक होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्वारेजिया, याद रखिएगा, एक्वारेजिया को सबसे हार्ड एसिड कहा जाता है। के विषय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब सही नहीं है का मतलब गलत है। पहला ऑप्शन है एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, बिल्कुल सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊंचा युक्त और विस्फोट संभाव्य वाला है, ये भी सही, क्योंकि मैंने भी आपको बताया सबसे हार्ड एसिड माना जाता है किसको? एक्वारेजिया को। और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो 3:2 है, जो कि गलत है। आंसर होगा 3:1। ठीक है, किसका किसका मिलियन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो रेशियो है वो होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक में रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो उत्पादित पदार्थ है, कैटलिस्ट है ना, उसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? आप ऑप्शन देखिए और इसका जवाब बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। विटामिन ए की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन नियम का जो प्रतिपादन है वो किन्होंने किया है? फजन और सोडी ने किया। किसने? फजन और सोडी ने क्या किया है? रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रा क्या है? तो ऑप्शन देखिए आप, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊर्जा का मात्रा क्या है। ऑप्शन है वाट, जूल, जूल सेकंड और पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? तो देखिए, रक्त संचरण का मतलब होता है ब्लड का फ्लो होना, उससे रिलेटेड जो खोज है वो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। वाटसन क्रिक ने, एडवर्ड जेनर ने, विलियम हार्वे ने और लिस्टर ने। तो याद रखिएगा आंसर क्या है आपका? आंसर है विलियम हार्वे ने रक्त संचरण की खोज की थी। क्लियर? और जब बात करेंगे ब्लड समूह का, जो हम लोग कहते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, इसका खोज किया था आपके लैंड स्टीनर ने। किसने खोज किया था? लैंड स्टीनर ने खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? तो आई होप सो आपको इसका आंसर आता होगा। जेम्स वाट जो है वो स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। कौन है? जेम्स वाट स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वो हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। क्या? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस रक्त समूह में व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि डोनर कहा जाता है? तो आई होप सो आपको पता होगा, ओ ग्रुप का जो ब्लड है वो उसको हम लोग सार्वजनिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब सीधा सीधा होता है समावेशन, ठीक है, एक दूसरे से मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो याद रखिएगा, अल्टीमीटर से भूतल की लंबाई यानी कि ऊंचाई मापा जाता है। किससे? ज़मीन से ऊंचाई मापा जाता है। क्या? अल्टीमीटर के द्वारा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो आप देखिए, नाइट्रोजन का क्या आपका 7 होता है, और आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन में एक आप अगर दे देंगे, पॉजिटिव होने का मतलब दे देना है, तो वो आपका 6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है? कार्बन परमाणु का सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो आई होप आपको पता होगा, इमेजिनरी और इरेक्ट इमेज जो है वो बनता है आपके उत्तल दर्पण में या अवतल लेंस में, और सभी स्थितियों की बात कर रहा है। अगर कुछ ही स्थिति यानी कि एक्सेप्शन की बात होती तो हम लोग उत्तल लेंस का भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या मिलता है? तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि आपका NH4Cl के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और कैल्शियम शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब, शुष्क बुझा हुआ चूना का मतलब होता है CaOH2, ठीक
ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, याद रखिएगा, इन दोनों को मिलाकर अमोनिया मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है NH3। क्या होता है, NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। यानी अमोनियम क्लोराइड को शुष्क बुझे हुए चूने के साथ मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग को प्राप्त होगा अमोनिया NH3। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहते हैं। यानी कि चुंबक जो है वो अट्रैक्शन ना करे बल्कि क्या करे, रिपल करे, है ना, प्रतिकर्षित करे, तो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको कहते हैं माइसनर प्रभाव। क्या कहेंगे, माइसनर प्रभाव करेंगे, जिसमें कि चुंबक विकर्षित होता हो, दूर हटता हो। नेक्स्ट है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर पैमाने का तापमान। देखिए जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, मैंने लिखा था C = F-32। आप पूरे ऑप्शन में देख लें, F-80, 80, 32 है, आंसर क्या होगा, C होगा। ठीक है, और अब ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ। फार्मूला था आपका C = F-32 × 5/9। आप देखिए इस 5/9 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही 100 हो जाएगा और ये आपका 180 हो जाएगा, तो आंसर आपका C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है। यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि एस्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं आप, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, पिट्यूटरी है और कार्टिसोल है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका कार्टिसोल है, वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रकृति स्टेरॉइड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब और आवेग का विमा क्या है। याद रखिएगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दाब का जो विमा है या फॉर्मूला है, प्रेशर = था फोर्स बाय एरिया। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल को हम लोग दाब कहते हैं, और उसके लिए जो हमारा फाइनल आया था वो था ml-1 t-2। तो देखिए आप ऑप्शन में कहीं भी ml-1 t-2 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। मैं बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दूं, आवेग का फॉर्मूला। तो आवेग का फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या है, फोर्स है यानी कि न्यूटन है, और इनटू में क्या है आपका टाइम है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा सिलेंट्रेटा के लिए आपका कौन सा समुदाय में आएगा, जेलीफिश जो है वो आपका क्या है, सिलेंट्रेटा समुदाय से रिलेटेड है। अच्छा, सिलेंट्रेटा जो समुदाय का जो गुण होता है वो याद रखेंगे, वो क्या है, वो एक तरह का जलीय जीव है। नेक्स्ट है आपका सार्कोप्लाज्म क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो याद रखेंगे सार्कोप्लाज्म रैखित मांसपेशी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल के अर्धतरल इंट्राफाइब्रियल पदार्थ होता है। क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या है आपका, एक अर्धतरल इंट्राफाइब्रियल पदार्थ होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्टिलेज आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है, सघन तरल उत्तक है, टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का, रासायनिक तुल्यांक W और विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या है। माइकल फैराडे का आपने नाम सुना होगा, इनका जो है रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बीच में रिलेशन कैसा है। तो याद रखिएगा ये रिलेशन है F = W/Z, जहाँ W = रासायनिक तुल्यांक है और Z जो है वो आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। पहला क्वेश्चन क्या है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है। तो देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे कुवैती दिनार, ओमानी रियाल, डॉलर, बहरीनी दिनार। तो आंसर क्या होगा, देखिए हम लोग को रफ एक आइडिया रहता है कि दिनार जो है वो सबसे महंगा करेंसी, लेकिन कहाँ का है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या है, कुवैती दिनार है, ये सबसे महंगा है। आज के डेट में इसका एक दिनार का वैल्यू इंडियन रुपी की बात करें तो 269.172 रुपीज़ है, यानी कि लगभग आप कंसिडर कर सकते हैं 270 रुपया के बराबर क्या है, एक कुवैती दिनार है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का मतलब याद रखिएगा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपका पहला जो कथन है वो क्या है, आपका सत्य है। सेकंड क्या कह रहा है, ये जो भारी उद्योग का मतलब हैवी जो आपका इंडस्ट्री है उस पर डिपेंडेंट था। सेकंड जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, सेकंड आपका स्टेटमेंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो बिल्कुल ये सही है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑलवेज मैं कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो है वो 15 अगस्त, नहीं ये वाला गड़बड़ है, 1993 से प्रभावी हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। याद रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपका लागू होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो पहला आपका क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ये तो आपका खत्म हो गया, अब बचा सिर्फ केवल 2 और 3।
नेक्स्ट कह रहा है इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में, प्रसाधन का मतलब यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर रहा है, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, सही है। तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। अब बात कर लें पहला ऑप्शन गलत क्यों है, तो याद रखेंगे भारत जो है विश्व में तिल के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है? सबसे बड़ा नहीं है, थर्ड नंबर का है, थर्ड रैंक पे है तिल के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे सेल के नए अध्यक्ष ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं शोभा मंडल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अमरेंदु प्रकाश और सुंदरमन राममूर्ति। तो याद रखिएगा सेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग को देता है, लेकिन आज से 2 या 3 सेट पहले हम लोगों ने देखा था, उसमें पूछा था मूल संविधान में। तो मूल संविधान में टोटल कितना था? 7 था, जिसमें कि एक जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट है क्या किया गया था, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया था, या ये कहें कि संशोधन के थ्रू 42वां संविधान संशोधन 1976 जब इंदिरा गांधी थी उस समय उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान की बात करें तो कितना है? टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है दूध सागर, हिरनी, जोग और अथिरापल्ली। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? जोग। और जोग या जोग का गुरसप्पा भी कहते हैं हम लोग इसको। इसी के पास ये जो है 4 अलग अलग नाम के झरने हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। और ये बात कर लें कि भारत का सबसे ऊंचा झरना भी क्या है? यही जोग है, ठीक है, जिसको हम जलप्रपात भी कह सकते हैं। एक चीज़ और जान लें कि ये दूध सागर के बारे में बात कर लीजिए। ये दूध सागर जो आपका जलप्रपात है ये आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब पाषाण काल का शुरुआती स्टेज, फिर मध्य पाषाण काल आया और नव पाषाण काल आया। तो पूरा पाषाण काल यानी कि एकदम आदि मानव की स्थिति में चले जाएं तो उस समय जो है लोग कहाँ रहेंगे? पहाड़ की कंदराओं में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका? सही है। गुफाओं में कह लीजिए आप, मिट्टी के बने घर और मचानों में, महलों में, ये तो बाद का बात है ना, मॉडर्न एज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो आई होप सो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उसको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में दीजिए। ऑप्शन है यांगजी, गंगा, वोल्गा और अमेजन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा है। क्या है? गंगा है। जो सुंदरवन डेल्टा है आपका वो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। चलें, और याद रखिएगा कि जनरली जो डेल्टा का जो आकार होता है वो ट्रायंगुलर होता है, मतलब नदी ऐसे आके बहेगी और ये ऐसे फैल जाएगा, तो जनरली क्या होता है? ट्रायंगुलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन का नेट जनरली अगर फीट की बात करें हम लोग तो 5 फीट होता है, बट यहाँ 5 फीट को हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 फीट अगर हम लोग जानते हैं 1 फीट में 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं, तो 30 बचे 150 और 150 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 मीटर के आसपास। ऑप्शन देखिए 1.5 मीटर के आसपास कौन सा है? बी नंबर है, वो क्या आपका आंसर सही है। बैडमिंटन का जो नेट होता है वो जमीन से 5 फीट या 1.55 मीटर ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, यानी कि प्रेसिडेंशियल के बारे में बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है ये। नेक्स्ट है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, याद रखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, भारत का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? तो याद रखिएगा ये मर्रे डार्लिंग जो नदी बेसिन है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? याद रखिएगा ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये क्या है? मदर लैंग्वेज में आपको देने का प्रावधान है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है, 349, 350A, 350 और 351। तो आंसर क्या होगा? 350A, ठीक है। संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 350A में जो आपका प्राइमरी जो आपका एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज में देने का प्रावधान है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चा जो है वो नई नई चीज़ों को आसानी से ग्रास्प कर सके, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका हम्मुराबी, सिकंदर, नेपोलियन और जूलियस। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा विश्व में जो है सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था। क्या है? हम्मुराबी नाम है उसका, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी और राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल को पूरा करने वाले राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो देखिए गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या था, कब से कब के बीच में? तो 1455 से 1485 के आसपास, लगभग 30 साल के आसपास ये फाइट चला था। गुलाबों की लड़ाई कहते हैं इसको, और ये काम हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए हम लोग को पता है जो बुकर सम्मान से सम्मानित पहली जो आपकी महिला है वो है अरुंधति रॉय। कौन है?
अरुंधति रॉय। और इनको किस बुक के लिए मिला था, याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जनरली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस बुक के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। 1997 में प्रथम भारतीय महिला जिसको बुकर सम्मान मिला, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आप देख लेते हैं, अमेरिका, इटली, न्यूयॉर्क, जिनेवा। आंसर क्या होगा? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। अच्छा, 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, उस दिन का 2023 का थीम क्या है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले बात कर ले दिल्ली समझौता क्या था। तो याद रखिएगा, दिल्ली समझौता जो था वो आपके किसके दौरान हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड इरविन के दौरान। किसके दौरान? लॉर्ड इरविन। आपने गांधी इरविन पैक्ट भी सुना होगा। तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, क्या है? रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि मैनचेस्टर है क्या। बहुत लोगों के माइंड में ही आएगा। मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड के एक शहर है ना, जिस शहर में सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए विख्यात एक शहर इंग्लैंड में है जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे, यानी भारत में जो सूती वस्त्र के लिए जो मेन सिटी है उसको, वो कौन सा है? तो वो क्या है आपका? अहमदाबाद है। उसी तरह रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? मॉस्को, नोवोसिवर्स्क और लेनिनग्राद और इवानोवा। तो आंसर क्या होगा? रूस का मैनचेस्टर इवानोवा है। क्या है? इवानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हम लोग को पता है नीला रंग पानी के लिए होता है। तो पहाड़, रेलमार्ग, मैदानी क्षेत्र, नदी। तो आंसर क्या होगा? नदी होगा, जिसके लिए मैप में ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो आपको पूछ रहा है किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। वो अभिलेख कौन सा है? एहोल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख है। अच्छा, एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है या बनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये रवि कृति है। कौन है? रवि कृति द्वारा एहोल जो अभिलेख है उसका निर्माण किया गया है। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि एहोल अभिलेख में ही कालिदास का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है, वॉकर शब्द का संबंध किस खेल से है? अच्छा, आप ऑप्शन देखिए, चारों खेल में ऐसा कौन सा खेल है जो वॉक करते करते हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? गोल्फ होगा। गोल्फ एक ऐसा गेम है जो पैदल करते करते हम लोग खेल सकते हैं। थोड़ा मारे फिर अगले दूर थोड़ा वॉक किए। तो याद रखेंगे, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, यानी कि ये वक्तव्य किसने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो ये है आपका वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का। किनका है? जवाहरलाल नेहरू। 1936 में 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, किनका? कांग्रेस का। वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ही की थी। और उसी अध्यक्षता में इन्होंने भाषण में इस शब्द का प्रयोग किया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या होगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? यानी टोकन करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अगर मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो आपने एक राजा के बारे में सुना होगा जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी कि शीशे का मुद्रा भी चलाया। ठीक है, और कई कई जगह बताया जाता है कि मिट्टी का भी मुद्रा उसने चलाया है ना। तो ऐसा करने वाला और कोई नहीं है। वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। हालांकि इम्प्रैक्टिकल था, लेकिन इसने काफ़ी काम जो है वो सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से कराया, जो कि आगे चल के उल्टा पड़ गया इसके ऊपर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो देखिए, बाजार नियंत्रण नीति का मतलब होता है कि मार्केट पे फुल कंट्रोल किसी राजा का होना। और ये किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? खिलजी का। चले आगे। बाजार नियंत्रण नीति प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा क्षेत्र या टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो उनको ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आना चाहिए। ये है आपका नीलगढ़ी पहाड़ी। कौन सा है? नीलगढ़ी पहाड़ी में जो है वो टोडा जनजाति का मूल निवास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वंस मोर एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां और अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड आंसर क्या होगा? अकबर आंसर है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। चलें आगे। शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा बिल्डिंग जो है इसके शासनकाल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? देखिए, हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो बिहार है वो एग्रीकल्चर है ना। मतलब ज़्यादा लोग क्या हैं इसी में आपके जो है अपना रोजगार ढूंढ पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्च कर पाते हैं। तो बिहार में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो कृषि पर आश्रित है? तो वो है टोटल 77%, यानी कि 77% लोग बिहार में कृषि पर आश्रित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा
भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? सबसे पहले हम लोग बात कर लें अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। जब आपका लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय देश में कोई विशेष मुद्दा हो तो उस समय जो है राज्यसभा और लोकसभा को बुलाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अध्यादेश, जिसमें कि टेम्पररी हम लोग जो है रूल बनाते हैं अगले सेशन तक के लिए, ठीक है। और अध्यादेश अगर हम लोग बात कर लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो है आपका आर्टिकल 123, जिसमें कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश करते हैं पूरे देश के लिए, और 213 में क्या है, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया के टाइम में या कि ब्रिटेन के टाइम में जो कौन से भारत के वायसराय थे जिन्हें की अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, वो आपका एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। 1861 का एक्ट था, जिस एक्ट के बाद भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने का जो है अनुमति प्रदान किया है उस कंपनी को, है ना, जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। और डेट क्या था, 31 दिसंबर 12 कर लीजिए 1600 ईस्वी में ये इनको आज्ञापत्र मिला, ठीक है। और टोटल कितने साल के लिए, 15 वर्षों के लिए, मात्र 15 वर्ष के लिए इनको ये अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? देखिए, ये मैंने एक सेट में आप लोगों को बताया था कि 4 फरवरी 1948 को क्या श्रीलंका आज़ाद हुआ था, और उसी सेट में मैंने बताया था कि एक महीना पहले क्या है, म्यांमार आज़ाद हुआ था इसी साल। तो 4 जनवरी 1948 को कौन आज़ाद हुआ है, म्यांमार आज़ाद हुआ है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपितो है, क्या है, नेपितो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा चलाई? तो वेरी गुड, अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया, कब चलाया, स्थायी बंदोबस्त चलाया, कब, 1793, कब, 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? देखिए, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग दे दिया और वॉरेन हेस्टिंग दे दिया है। आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और कब की बात हो रही है, 1773 की बात हो रही है, जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और तभी हम कहते हैं तभी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का शुरुआत हुआ। उस समय मुंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कंबाइन करके एक पोस्ट बनाया गया, गवर्नर जनरल, और उस समय बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इसलिए उस समय जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स बने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त हो गई? तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझे कि सती प्रथा समाप्त हुआ है 1829 के आसपास, जब हम लोग कहते हैं कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक ने मिलकर सती प्रथा अंत किया। उस समय जो बिल या ऑर्डर आया, उस ऑर्डर का क्रम क्या था और वो क्या था? तो याद रखिएगा, बंगाल अधिनियम 17वां, है ना, XVI का मतलब 17th, तो 17वां जो बंगाल अधिनियम था उसके तहत 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे क्या किया गया, बैन किया गया लीगली, लेकिन इसको हटने में काफ़ी समय लग गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो वापस से क्वेश्चन को अगर इलेबोरेट करें तो जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है भू उपग्रह, है ना, मतलब कि पृथ्वी जिस तरह से रोटेट कर रहा है उसी रोटेशन के साथ वो चलता है और एक ही जगह के इमेजिंग को वो प्रोवाइड कर पाता है, जिसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। और आपको पूछ रहा है कि कौन सा उपग्रह का क्या नाम था, तो याद रखिए उस उपग्रह का नाम था NVS-1। क्या नाम है उसका, NVS-101, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन संविधानेतर इकाई है? तो देखिए, जो इतर है इसका मतलब उससे हट के, संविधान से हटकर कौन सा संस्था है? तो देखिए, जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 में है, चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में है, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 312 से 315 की बात कर रहे हैं। नीति आयोग संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है आप लोग को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर बना है। क्लियर, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो जैसे ये नाम आपके पास आता है विपिन चंद्र पाल, तो आपको 3 नाम याद आता है, लाल, बाल और पाल, और तीनों के तीनों क्या थे, उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो याद रखिएगा, आदमी गरम दल में तब आया जब वो शुरुआत में कभी नरम हुआ करता था। तो सिमिलरली विपिन चंद्र पाल शुरुआत में जो थे वो उदारवादी नेता थे, फिर देखा उन्होंने कि ज़्यादा उदारवादी होने से बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या किए, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल में शिफ्ट हो गए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहले बात कर लें कि रमन मैगसेसे पुरस्कार के बारे में, तो इसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। और 2023 में टोटल 4 लोगों को ये दिया गया है रमन मैगसेसे पुरस्कार, उनमें से एक का नाम है R रवि कन्नन। क्या नाम है, R रवि कन्नन, जिनको कि जो 65वां जो मैगसेसे पुरस्कार है ये दिया गया। इनके साथ और 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, उनका क्या क्या नाम है, एक का नाम है कॉर्वी रक्षंद। क्या नाम है, कॉर्वी रक्षंद। दूसरे हैं आपके यूजेरिया लोमोस, ठीक है, और तीसरे हैं आपके मैरियम कोरोनेल फेरर, फिलीपींस के हैं।
तो ये टोटल 4 लोगों को दिया गया। इस ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा नाम क्या है, आर रवि कन्नन, ठीक है। 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल 4 लोगों को मिला है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95th अकेडमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता। देखिए ये जो वर्ड है इसका मतलब है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 2023 में जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी है उसमें से किसको जो 2023 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो आंसर क्या होगा, द एलिफेंट विस्पर्स, है ना। विस्पर्स का मतलब फुसफुसाना होता है, कान में कुछ बोलते हैं हल्का सा, उसको मतलब होता है विस्पर्स। तो द एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी है उसको 2023 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार था वो था आपका 95th अकेडमी अवार्ड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है आपका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देख लीजिए, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और कब किया था, 1876 में, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संबंध में गलत विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें गलत क्या है, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन का यूरो लिखा है जो गलत है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या चलता है आपका, पाउंड चलता है, ठीक है, याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड चलता है। अच्छा ये गलत है, बाकी सब सही होगा, मतलब मॉरिशस का रुपया सही है, ताइवान का डॉलर भी सही है और इटली का यूरो भी सही है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता, ठीक है। जून 2023 की बात हो रही है, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता किस देश को हराकर। आंसर क्या होगा, आंसर होगा लेबनान। किस कंट्री को हराया, लेबनान को हराया। अच्छा लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है, क्या है, BEIRUT। अब इसको बेरूत पढ़ लीजिए या बेरूत पढ़ लीजिए, ये ध्यान में रखेंगे। लेबनान को इंडिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इत्माद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। ये जो मकबरा है ये है आपका रिलेटेड जहांगीर से, किससे रिलेटेड है, जहांगीर से। और मैंने बताया था इत्माद उद दौला जो है वो नूर जहां के पिता का उपनाम है, ठीक है, नूर जहां के पिता का उपनाम है इत्माद उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, हंगर फ्री वर्ल्ड, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हैं MS स्वामीनाथन। अच्छा MS स्वामीनाथन कौन है, याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। और जब बात करेंगे वर्ल्ड की कि वर्ल्ड में आपके हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो कौन थे, वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्या कह रहा है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। तो याद रखेंगे आर्यभट्ट का जो बॉर्न प्लेस है वो कौन सा है, पाटलिपुत्र है, जो उस समय पाटलिपुत्र था, अभी तो फिलहाल ये पटना हो चुका है। चलें आगे, याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जीरो का फॉर्मेशन किया, जो जीरो काउंटिंग में आता है वो उनका, किनका देन है, आर्यभट्ट का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है 1939 से, 1945 में एंड हुआ, और 45 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब एटम बम गिराया अमेरिका ने, उसके बाद वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। अच्छा शुरुआत तो जर्मनी ने किया था, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस देश के खिलाफ जर्मनी ने फर्स्ट अटैक किया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका पोलैंड, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोलैंड की राजधानी क्या है, याद रखिएगा पोलैंड की राजधानी है वर्साव। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा लावारिस जमा का मतलब हो गया कि आप अगर हिडन वे में, जैसे हम लोग दान देते हैं गुप्त दान, वैसे ही समझिए कि हिडन वे में अगर कहीं कोई पैसा जमा है उसके बारे में पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल का स्टार्टिंग किसने किया। तो ये कौन कर सकता है, बिल्कुल सही आपका आंसर आ चुका होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने उद्गम पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2023 में किया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया, किसके द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। याद रखिएगा जब हम इंडियन इलेक्शंस की बात करेंगे तो निर्वाचन है आर्टिकल 324 में, ध्यान रखेंगे। और बोल रहा है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया, ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, मेरी कॉम और नीरज चोपड़ा। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका सचिन तेंदुलकर। 23 अगस्त 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने साइंस के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, शक्ति का विमीय सूत्र क्या है। तो देखिए शक्ति P यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। और यही शक्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेशर यानी कि P4 पावर, P4 प्रेशर भी कह सकते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी कि जो F है फोर्स बाय एरिया होता है। जब इसका आप फैक्टराइज कीजिएगा, F इक्वल टू ma भी होता है, तो m का हो गया आपका क्या, m मास हो गया तो m हो गया, और a हो गया मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 आप ऐसे कह सकते हैं। और बाय एरिया में क्या आ गया आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, तो 2 हो गया, एरिया का हम लोग L स्क्वायर लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो होगा ML-1 T-2। ऑप्शन देख लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन है आपके पास C नंबर है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ML-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बॉयल का नियम का सूत्र क्या है। तो देखिए बॉयल ने बताया कि जो प्रेशर होगा
वो आयतन का इन्वर्स होगा, ये समझिएगा। एक निश्चित ताप पे अगर हम प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे तो किसी गैसीय चीज़ का जो आयतन है वो घटता जाएगा। जैसे एलपीजी को ओपन कीजिए तो पूरे घर में गैस गैस मारने लगता है, उस पर दबाव बढ़ाएगा, तो जैसे दबाव बढ़ाएगा तो उसका आयतन क्या हो गया, छोटा हो गया, और वो एक छोटे से सिलेंडर में आ गया। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V कह लीजिए, या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P कह लीजिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी में, अच्छा कौन सा युक्त पानी को आमतौर पे सौम्य माना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में अगर 1 लीटर में 60 मिलीग्राम अगर COC3 है तो उस पानी को हम अच्छा पानी कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल मिल रहते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए सही रहता है। लेकिन जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है फिर वो पानी खरा पानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है, इसकी लंबाई में और आवर्तकाल मापने में 1% की गलती हुई है, तो आपसे पूछा जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो देखिए इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो फार्मूला है आपका ये जो लंबाई है, लंबाई का परसेंट, ठीक है, प्लस 2 गुना आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो लंबाई हो गया 2% और प्लस 2 गुना 1%, यानी कि 2 और 2 क्या हो गया, टोटल 4% का आपका चेंजेस आ जाएगा। और ये बिल्कुल इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। टोटल प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है लंबाई का जो परसेंट है और प्लस टाइम का जो परसेंट है, टाइम में जो त्रुटि हुआ वो परसेंटेज को डबल कर लेना है, ठीक है। तो टोटल आपका नेट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो चुंबकीय अनुनाद का मतलब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस को इंग्लिश में आर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको MRI दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये किस पे रिलेटेड है, चुंबकीय अनुनाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल। तो देखिए आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा। अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की ओर और अपकेंद्र का मतलब बाहर की ओर। तो याद रखिएगा अभिकेंद्र बल सदैव काम करेगा केंद्र की ओर, दिशा त्रिज्या के अनुदिश, मतलब जिधर त्रिज्या है उधर की ओर, अंदर केंद्र की ओर जो है आपका अभिकेंद्री बल होता है, अपकेंद्री बल बाहर की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सही कथन छाटिए। तो सही कथन में आपका पहला क्या दे रहा है, चाल और वेग दोनों दिशा और परिमाण होते हैं। जब चाल और वेग की बात हो रही है तो सीधा सीधा समझिए कि चाल जो है अदिश राशि है, सिर्फ इसमें क्वांट होता है, और वेग जो है वो सदिश राशि है, यानी कि दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो सिर्फ परिमाण है तो अदिश राशि है, परिमाण और दिशा है तो सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्रेक्ष के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास। तो सबसे पहले तो देखिए अधिकतम परास का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम परास R इक्वल टू फॉर्मूला होता है U²/G। अच्छा जी कांस्टेंट होता है, U यानी कि वेग, अगर कह रहा है वेग को डबल कर दे तो डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्या कह रहा है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पे बाईवैलेंट ORV देने के का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा ये ट्राईवैलेंट की जगह बाईवैलेंट दिया जा रहा है पोलियो के लिए। किसके लिए, पोलियो के लिए दिया गया है। ORV का मतलब हो गया ओरल वैक्सीन, क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित करता है। यहाँ उपकोषों का मतलब होता है सब सेल। अच्छा सेल कौन कौन सा, KLMN, ये आपका सेल हो गया, ये आपका क्या हो गया, शेल हो गया, ये आप सेल हो गया आपका KLMN। और जब उप सब सेल की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, SPDF आ जाएगा, जहाँ S का 2 है, P का 6 है, D का 10 है और F का 14 है। तो सिंपल समझिए ये जो SPDF का रूल है ये किसने दिया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिएगा SPDF का रूल दिया है अफवाह ने। किसने दिया है, अफवाह ने। और जब हम लोग बात करेंगे KLMN का तो ये रूल किसने दिया है, ये रूल दिया है आपको बोरबेरी का नियम। किसने दिया है, बोरबेरी का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होती है। यानी आपसे कह रहा है कि एक वृत्तीय चाल है जो कि आपके एक्स एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं, उस स्थिति में क्या है जो कांस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। O2 तो गैस हो जाएगा, O3 होता है ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन का 3 परमाणु चाहिए, तो आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी है तो उत्तरदायी है, ये सही है। ओजोन कवच सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज को रक्षा करती है, सही है। ओजोन एक घातक विषय, ये भी सही है। तो फिलहाल आंसर क्या है आपका, ये आंसर है जो कि गलत है, ओजोन O3 को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो याद रखिएगा कार्बन का N=1 को हम लोग मीथ कहते हैं, ठीक है। N=2 को ईथ कहा जाता है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। 3 को आपको क्या होगा, प्रोप होगा, 4 को ब्यूट होगा, 5 को पेंट होगा, हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा, नॉन होगा, डेक होगा, 10 को डेक बोलते हैं। तो पहला कार्बन परमाणु है इसलिए ये मिथाइल अल्कोहल, OH बताता है अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल ये आपका क्या होगा, CH3OH का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो देखिए संयोजकता का टोटल आउटपुट, संयोजकता कह लीजिए या ऑक्सीकरण संख्या कह लीजिए, आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 और गुना 2 तो 2 प्लस x गुना 2 कर लीजिए, और प्लस ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को 4 से गुना करें, -2 गुना 4, आउटपुट क्या होगा, 0 होगा।
तो 4 दूनी 8 से ये 2 घट गया तो 6 हो गया, वो अपोजिट साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अच्छा, इसको देखने का और एक तरीका है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। कंप्लीट देखिए, कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड दिख रहा होगा, ऑक्सीजन का 2 दिखेगा और हाइड्रोजन का 1 दिखेगा। तो इस स्थिति में कार्बन के बीच की संयोजकता कितनी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो याद रखिएगा किससे होकर जाएगा, तो वो जाएगा मूत्र वाहिनी से। किससे, वो जो वेसल्स है उसके थ्रू होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है। तो आवारा तत्व कहा जाता है आपके हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस है, इसलिए सबसे ऊपर वायुमंडल में घूमता रहता है और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं। किसको, हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो याद रखिएगा किसी भी तत्व का एटॉमिक का जो परमाणु भार है वो बराबर रहता है तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। किसके, तुल्यांकी भार गुना संयोजकता इज इक्वल टू क्या होता है, परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है। नेक्स्ट, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। याद रखिएगा अवरक्त हो गया लाल से भी ऊपर का जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम लोग अवरक्त कहते हैं। तो अवरक्त बेसिकली किसके किसके बीच में, ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंगों के बीच में कौन सा है, अवरक्त है। मैंने कहा लाल से ऊपर कहने का मतलब दृश्य से ऊपर है, और सूक्ष्म का मतलब हो गया उससे भी ऊपर जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य और दृश्य तरंग दैर्घ्य के दृश्य क्षेत्र के बीच में जो है आपका क्या आएगा, अवरक्त का स्पेक्ट्रम स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य टोटल 15 से 18 बार जो है वो सांस ले पाता है 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में ले पाता है 15 से 18 बार सांस ले पाता है। और धड़कन कितनी है, टोटल 72 बार धड़कन ऑन एन एवरेज किसी एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है। यानी कि आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो किस हार्मोन के सिक्रेशन से होता है। तो वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये हमारे सर में होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, यानी कि सही जो है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना। क्या, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ है, 1997 में हुआ। कब हुआ है, 1997 में हुआ है। ठीक है, जब हम लोग बात कर लें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC से रिलेटेड है। CFC से यानी ओजोन परत के लेयर से रिलेटेड कौन सा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित हैं। यानी सीधा सीधा आपको कह रहा है कि इंसुलिन का जो स्राव है वो कहाँ होता है, और ये हमारे प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, अग्नाशय होगा। क्या होगा, अग्नाशय में जो लैंगरहंस द्वीप है वहाँ पे इंसुलिन का स्राव होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़े जाते हैं। यानी आपको कह रहा है कि हार्ट बीट बढ़ जाना या BP बढ़ जाना वो किस हार्मोन की वजह से होता है। तो वो आपका हार्मोन है एड्रीनेलिन। क्या, कौन सा हार्मोन है, एड्रीनेलिन की वजह से जो है आपका BP बढ़ जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए। याद रखिएगा ये आंसर क्या है आपका, 6 महीना है। BCG का टीका किसी भी बच्चे को 6 महीने के भीतर लग जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है। अच्छा, हैलोजन बोलते हैं 17वां जो आपका ऊपर से नीचे वाला जो है वो उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं। हैलोजन में जो सबसे पहला तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। चलें आगे। वो सबसे क्रियाशील है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है नॉन मेटल्स की। और राइट साइड में जो 17वां है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसका पहला एलिमेंट आपका फ्लोरीन है। आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल में चार्ट में जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 को, अब हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो बड़ा अंश है मतलब x का जो आधा है वो अब 300 माइनस एक्स होगा। अगर एक x है तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना कम होगा, 48 होगा। एलसीएम ले लीजिए तो 600x हो जाएगा आपका, 600 माइनस एक्स है यहाँ पे तो 600 माइनस 2x माइनस एक्स यानी कि टोटल 3x हो गया। 48 दूनी 96 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 600 और माइनस 3x। इस 3x को उधर लेकर चले जाइए, 96 को इधर ले आइए तो हमारे पास आ जाएगा 504 इज इक्वल टू 3x। 3 से अगर काट दें तो हमारे पास आ जाएगा 16 3 48, 16 और 8 3 24 यानी कि 168। तो आपसे पूछ रहा है दोनों अंक कौन सा होगा, तो 168 और 132 ये दो भाग में आप तोड़ सकते हैं इसको। क्लियर, आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जितने आराम से इसको आपको सॉल्व करके दिखाया है इतने ही आराम से आप एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी भी विशेष प्रकार की शॉर्टकट ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28.5 रुपये प्रति किलोग्राम को 11 किलो चाय ग्राम को किलोग्राम चाय को 22 रुपये प्रति के साथ मिलाकर, ठीक है, तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या हो। कुछ मत कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि लास्ट वाले को आप ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 5 का 5, 8 5 13 का 3 बचा 1, 8 2 से 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 यहाँ पर यानी कि 315 और प्लस फिर 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 नमा हो जाएगा 198।
इन दोनों को ऐड करके और फिर आप लोग को टोटल कितना केजी हो गया, 11 और 9 20 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 25.58 रुपया। कितना, 25.58 रुपीज़ जो है वो आपका ऑन एन एवरेज मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 1.9 बी इज इक्वल टू 2.1 निम्नलिखित में से कौन के बराबर है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। और जब ए का वैल्यू 1.9 और बी का ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो होगा 40, यानी कि 4 का स्क्वायर आंसर क्या होगा, 16 होगा। और यही आपका आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा। ए और बी का वैल्यू था 1.9 2.1 ऐड कर दिया, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई का 50%। अच्छा 50% और 30% ये ऐसे काट लीजिए, 0 0 भी काट लीजिए। अब बचा आपके पास 5x माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स को एक साथ ले लीजिए, वाई को एक साथ ले लीजिए, इसको इधर ले आए तो ये आपका 2x हो गया, ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8y। तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 8/2 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है इसका कितना परसेंट है। 8 का आपको पता है 1/4 जो है वो 2 है, कितना है, 8 का 1/4 2 है, तो यानी आंसर 1/4 का मतलब हो गया 25%। कितना हो गया, 25%। बहुत आराम से इत्मीनान से बनाना है, पेन पेपर के साथ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा 5 मिनट में, 1 घंटे में 5 किलोमीटर का मतलब 60 मिनट में 5 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5/60, और 5 मिनट में कितना हो जाएगा, गुना 5 कर लीजिए, 5 से इसको काट किया 12। ठीक है, और किलोमीटर इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/12 गुना 1000 कर लीजिए, 5000/12 कर लीजिएगा और आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। ए का मतलब 416.67 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति को 4 दिन खाने के लिए 4 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, 20 व्यक्ति के लिए 20 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। MDH का फॉर्मूला है, m का 4 हो जाएगा, फिर 4 दिन का मतलब MDH का डे का 4 हो जाएगा। 4 किलोग्राम चावल ये वर्क है तो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 व्यक्ति को 20 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने समय की ज़रूरत है। ये कट के 1 हो गया, ये कट के आ गया, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब आप ये वेन डायग्राम से बना सकते हैं, ए यूनियन बी से बना सकते हैं, तो वेन डायग्राम मैंने ले लिया। टोटल 50 आदमी बोलते हैं, आपको कह रहा है 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोलते हैं, तो 25 आपका यहाँ हो गया। ये आपका हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है, कंसिडर करते हैं। आपको कह रहा है 25 दोनों बोलते हैं और 35 हिंदी बोलते हैं, तो 35 का मतलब यहाँ 10 हो गया, 25 10 35 हो चुका है, तो यहाँ बचा 15। अब क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कि एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश के लिए देखिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 आपका आंसर होगा। ये वेन डायग्राम से मैंने बताया, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी वाला भी फॉर्मूला से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन की। पूछ रहा है शब्दकोश में कौन सा अक्षर चौथे स्थान पे आएगा। अगर आप डिक्शनरी समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 4th पोजीशन पे कौन सा जो ऑप्शन है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इसको पूरा करने के लिए क्या भरा जाए। तो देखिए इसको देखेंगे तो बहुत ध्यान से, तो मुझे दिख रहा है ये शायद ये एस्ट्रोलॉजी है। तो पहला वाला ए लगाया मैंने, ASTRO है ना, और फिर LOGY, तो ARO आंसर होगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर है। एस्ट्रोलॉजी था, आपको वर्ड पकड़ना है और यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, इसमें आपको अल्फ़ाबेट देखना है। जैसे इस पूरे में अल्फ़ाबेट में L नहीं है, यहाँ आपको L दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, इस पूरे अल्फ़ाबेट में S एक ही जगह है और यहाँ पे 2 S का यूज़ किया गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो इसके 2 आंसर होंगे, आप जिसके साथ भी सेटिस्फाई हों, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। और यहाँ आपके पास 2 S है तो, और इस क्वेश्चन में एक ही है और यहाँ L भी है, तो आंसर सी और डी बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोष्टक में वैसे 3 अक्षर को भरिए जो कि जोड़कर बनाया जा सके, ठीक है। तो अब बात कर लें क्वेश्चन में कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पर तो ST BR SL और आपको दिख रहा है GR और H है, ठीक है। लेकिन जब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस में और अदर ऑप्शंस क्या हैं, तो अदर ऑप्शन है आपके पास RAD रेड, क्या है RAD, तो अब इसमें से मिलाकर बनेगा क्या बनेगा। फिर दूसरा है आपके पास ORT, जैसे शॉर्ट होता तो SORT शॉर्ट हो सकता है, क्लियर, शॉर्ट एक ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन एक परफेक्ट वर्ड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास EAR, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास AND। तो आप देखिए SAND सेंड एक वर्ड बन रहा है, क्लियर, और ये आपका चौथा ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा 146 का, ठीक है। चलें आगे, देखिए आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको एंड दिख रहा होगा, एस के आगे लगा देंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीक्वेंस का आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में, 2 से पहले 4 को गुना किया 8 आया, फिर 8 को 5 से गुना किया 40 आया, अभी 5 को 6 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, और 240 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 24 से 168 होता है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2 4 6, मतलब 2 2 आगे बढ़ रहा है और हर एक के बाद एक डिसिमल में 0 बढ़ रहा है, यानी अगला 8 होगा लेकिन 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4,
यहाँ डेसिमल होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा अगला क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच का गैप 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है। 3, 6, 9 के बाद 12 होगा, 20 में अगर 12 ऐड कर लें तो क्या होगा, 32 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से, क्योंकि वीडियो एंड हो रहा है। आप इसको पॉज कर लीजिए और आराम से बनाकर देख लीजिए आंसर क्या आना है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपना कार्यनिर्वहन करेगा। तो ये किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा ये आपका आर्टिकल है 74। ये भी याद रखिएगा, पूरे भारतीय संविधान में जो कैबिनेट की चर्चा हुई है वो आर्टिकल 74 में हुई है। और ये जो इसका लास्ट में ये जो लाइन दिखा है कि जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेगा, इस वर्ड में जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया था। पहले ये क्या था, एक सलाहकारी था, और बाद में ये आपका इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको बाध्यकारी बना दिया गया कि नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह को मानना ही पड़ेगा। क्लियर। तो ये आर्टिकल कौन सा है, 74 का फर्स्ट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कैसा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें कहा गया आपका कि 14 साल से कम बच्चों को जोखिम भरे काम पे नहीं लगाया जाए। और ये किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल है 24। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24 में ये डिस्कशन किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक पूंजीवाद यानी कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित है। तो याद रखेंगे ये जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म है ये आपका अमेरिका से प्रभावित है। किससे रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है। क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी कि सब्सिडी का प्रावधान कौन संस्था करता है। तो याद रखिए ये कौन करेगा, ये करेगा राज्य वित्त आयोग यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड करता है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो याद रखिएगा ये कौन सा आपका होगा, जब हम बात करें आपातकाल का तो ये है आपका 1971 से 76 के बीच में। क्लियर। और आप कभी भी कंफ्यूज होंगे तो याद रखिएगा 1951 से आपका चल रहा था, तो 51 से 56 होगा, फिर 56 से 61 होगा, 61 से 66 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। 66 से 69 क्या था, आपका रूलिंग प्लान था, और फिर 69 से 74 जो था वो आपका अगला था। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है, ये चौथा हो चुका है। और आपको कह रहा है कि इमरजेंसी लगाया गया था, तो इमरजेंसी ये तो बांग्लादेश वाला था, इससे अगला इमरजेंसी 75 में लगा था, तो वो क्या हो जाएगा आपका पाँचवां जो है वो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, पाँचवां पंचवर्षीय योजना। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा जो होगा वो 56 से 61, और तीसरा होगा 61 से 66। 66 से 69 जो है वो योजना अवकाश था, तो 1 2 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3 हो चुका है। 69 से 74 आपका चौथा होगा, और 74 से फिर 79 ये आपका पाँचवां होगा। तो 75 के बीच में जो है वो आपका आपातकाल लगा था, और उसके बाद तुरंत चुनाव हुआ था, और चुनाव में फिर जनता पार्टी जीती थी। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना होगा, पाँचवां होगा, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, और आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में देना चाहिए। आंसर क्या होगा, आंसर होगा मैडम भिखाजी कामा। क्या आंसर है, मैडम भिखाजी कामा। चले आगे। जिन्होंने विदेशों में तिरंगा स्टुटगार्ट जो है वहाँ 1907 में फहराया था, और इनको क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो देखिए आई होप सो आप लोग सभी को पता होगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, आपसे पूछ रहा है किसकी, पिछड़े देश की। तो देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय ये पिछड़े देश की विशेषता है। उच्च मृत्यु दर हो गया, उच्च निरक्षरता हो गया, ये भी है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये जो है गलत है। याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, कृषि होता है, और कृषि में जो है वो ज़्यादा काम करते हैं लोग, जब कोई अन्य देश अन्य आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, पिछड़ा होता है। तो याद रखिएगा जो विकासशील देश है या विकसित देश है उसमें ये अनुपात कम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। आपको पूछ रहा है पिछड़े देश की व्यवस्था नहीं है अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात यानी कि कम लोग काम कर रहे हो, ये गलत है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या होगी, बांग्ला होगी। क्या होगी, बांग्ला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायत समिति के सदस्य। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, और हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा। पंचायत समिति का जो सदस्य होता है सभी का सभी जो होता है वो जो आपका वोट के लिए एज है 18 साल, उसके द्वारा जितने लोग होते हैं वही जो है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है आपका,
खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित, देखिए मैंने आपको कहा था कि जितने लोग इसमें होते हैं पंचायत समिति में, सभी के सभी क्या होते हैं, एक तरह के जिनका एज 18+ हो गया हो, है ना, जो वोट देने लायक लोग हैं, उन्हीं को पंचायत समिति का सदस्य बनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, महाराष्ट्र। कौन है, महाराष्ट्र जो है प्याज उत्पादन में प्रमुख राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। तो अब देखिए ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम है जिसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र बोल रहा है कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु और श्रावस्ती। तो आंसर क्या होगा, आंसर है अमरावती। ठीक है, अमरावती में बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए महरौली अभिलेख से किसके बारे में मिलती है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड किस वंश से रिलेटेड थे, तो याद रखिएगा गुप्ता डायनेस्टी से थे, यानी कि गुप्त वंश से रिलेटेड थे। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए वेदांत शब्द का उपयोग किसके लिए होता है, ऑप्शन देख लीजिए, अरण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, वेदों के लिए और उपनिषदों के लिए। आंसर क्या होगा, वेदांत जो है वो किसके लिए है, उपनिषद के लिए है। किसके लिए है, उपनिषद के लिए यूज वर्ड होता है वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। और जबकि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो देखिए आंसर नंबर सी सही होगा। सी नंबर में क्या कह रहा है आपका, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ शेड्स महत्वपूर्ण है। यानी कि कह रहा है कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्टेन एक हाइट होना जरूरी नहीं है, लेकिन टाइम इंटरवल पे जो शेड्स है ना, यानी सूर्य के धूप में जो छांव है उसका जो है मायने रखता है कॉफ़ी के उत्पादन में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है। ऑप्शन है 5 महीना, 7 महीना, 3 महीना और 12 महीना। तो आंसर क्या होगा, गन्ना का फसल टोटल 12 महीना लगता है गन्ना के फसल को तैयार होने में। ठीक है, जिसमें लगभग 26 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए और 75 से 120 सेंटीमीटर की बारिश बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। याद रखिएगा, रबी फसल बोलते हैं जिसको अक्टूबर नवंबर में यानी कि ठंडे के दिनों में बोया जाता है और मई जून या अप्रैल मई में क्या होगा, काटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फल को क्या बोलेंगे या ऐसे क्रॉप को क्या बोलेंगे, रबी फसल कहेंगे। आपको कह रहा है रबी नहीं है का मतलब आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, खरीफ के बारे में, कि कौन सा खरीफ है। तो आंसर क्या होगा, आंसर याद रखिएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आंसर होगा मक्का। क्या होगा, मक्का। हालांकि मक्का सीजन में पूरे साल में 2 बार बोया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मक्का सही होगा। मक्का क्या है, खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन सा था। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान 3 और सिद्धराज जयसिंह। याद रखिएगा अंतिम राजपूत शासक कौन है, पृथ्वीराज चौहान 3। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन देख लीजिए, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबल और इब्राहिम लोदी। आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सहायक संधि को निम्न में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया। तो देखिए सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया, ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन है मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद और पेशवा। तो आंसर क्या होगा, मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया और इसी वजह से जो है आपका वॉर हुआ था, जिसमें कि 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर बात करें सहायक संधि का जनक किसको कहते हैं, तो सहायक संधि का जनक कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको कहते हैं, सहायक संधि का फादर किसको कहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का फादर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया है, यानी कि सबसे पहला जो उनका आंदोलन था किसके खिलाफ था। तो याद रखिएगा वो था आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जिसको उन्होंने क्या कहा था, काला कानून कहा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था आपका, किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ डाउट 2 साल के लिए जेल में रख सकता है बिना बताए हुए। ठीक है, कब आया था ये, तो ये 1918 के एंड में और 1919 के आसपास आया था। याद रखिएगा 1918 के आसपास हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था फर्स्ट, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चल रहा था देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो हम लोग को सभी को पता है भारत में कि जो फर्स्ट फीमेल जो महिला है अंतरिक्ष यात्री कौन, कल्पना चावला, उनके नाम पे अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26, डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ, यानी कि डेट पूछ रहा है आपसे, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। तो अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपसे कि कब लैंड किया। तो याद रखिएगा लैंड की तारीख थी 23 अगस्त 2023। क्या है,
23 अगस्त 2023, देखिए ये 23 है और ये 23 है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। 23/8/23 भी कहते हैं क्योंकि अगस्त को 8वां महीना कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो है आपका उड़ान फर्स्ट टाइम, मतलब उड़ान को भरा कब गया था, मतलब स्टार्ट कब हुआ था ये मिशन। तो याद रखिएगा ये मिशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई से। देखिए ये आपका मिशन स्टार्टिंग का डे है और ये लैंडिंग का डे है। क्लियर है, कोई दिक्कत। और लैंडिंग वाले स्थान को शिव शक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है, शिव शक्ति कहा गया है। तो 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ है चंद्रमा पर और विश्व का चौथा देश बना है। तो इससे पहले 3 देश और कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये जो लैंडिंग हुआ है ये साउथ पोल पे हुआ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग विश्व का पहला देश बना है भारत, फर्स्ट देश। लेकिन चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना कौन सा, भारत बना है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन लैंड कर चुका है, तो रूस यानी रसिया, अमेरिका और चाइना। कौन कौन से 3 देश हैं, रशिया यानी कि रूस, यूएसए अमेरिका और चाइना। इसके अलावा आपका 4th देश इंडिया बना है और साथ ही साथ साउथ पोल पे लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, प्रोफेसर जयंत विष्णु तारलीकर, प्रोफेसर जोइता गुप्ता और डॉक्टर M.N. नंद कुमार। आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को किसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राष्ट्रीय भू विज्ञान 2022 पुरस्कार दिया गया। किनको, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। तो देखिए कालाजार के लिए कौन सा वर्ष है, 2023 जो अभी चल रहा है। इसी साल के एंड तक जो है कालाजार खत्म करने का टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी दिया था और काफ़ी लोगों का बहुत सटीक जवाब आया था। याद रखिएगा थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड। किससे, बैडमिंटन से। और जब बात करें कि थॉमस कप क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 2023 का जो थॉमस कप है वो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता है। कब, फर्स्ट टाइम, पहली बार जीता। किसको हरा के, इंडोनेशिया को हरा के। क्लियर, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थॉमस कप को पहली बार इंडिया ने जीता इंडोनेशिया को हराकर, और कब, 2023 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जून 2023 में रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन क्या क्या है, समीर कावत, रवि सिन्हा, कुलदीप सिन्हा और तपन कुमार डेका। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका रवि सिन्हा। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में जून में किसको लिया गया है, रवि सिन्हा को लिया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व का सर्वाधिक धनी आबादी यानी कि घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है। तो देखिए घनी आबादी प्रदेश का मतलब है कि जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है या जहाँ एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो आपका एशिया है उसमें पूर्व साइड में, तो यहाँ तो आपका रसिया वगैरह मैप देखेंगे कभी, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट की बात कर रहा है, फिर पश्चिमी यूरोप और लैटिन अमेरिका। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया। अच्छा, दक्षिण पूर्व का मतलब इस साइड वाला है। तो एशिया का जो दक्षिण पूर्व है यहीं आपका इंडिया है, नीचे आपका म्यांमार वगैरह है, लाओस है। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा वो कहाँ है आपका, जहाँ वन है। ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देहरादून में क्या है आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्न में से इसको क्या पुकारते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे भू विक्षेपी पवन, है ना, जियोट्रॉपिक विंड्स कहते हैं। भू का मतलब पृथ्वी हो गया, विक्षेपी का मतलब जो विक्षेप हो रहा है ना, मुड़ रहा हो। तो आंसर में अगर हिंदी आपको दिख रहा है तो हिंदी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बी डाल देंगे। भू विक्षेपी पवन क्या होती है, तो जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा अगर हवा बदल ले तो उसको हम कहेंगे भू विक्षेपी पवन यानी कि जियोट्रॉपिक विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा का मतलब इक्वेटर पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो याद रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर, कितनी, 111। और जब हम बात करेंगे देशांतर रेखा यानी कि वाई एक्सिस वाला ऊपर से नीचे जो आ रहा है तो वो भी लगभग 111.32 मीटर है, यानी लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस अक्षांश में भी है, यानी एक्स एक्सिस का जितना गया है लाइन पृथ्वी के लिए जो इमेजिनरी लाइन है, और वाई एक्सिस के लिए भी लगभग 111 किलोमीटर इक्वेटर के आसपास। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं B.S. मिन्हास। क्या नाम है इनका, B.S. मिन्हास, पुस्तक का नाम है प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय है। तो आई होप सो जो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं वो इसका जवाब तो बहुत आसानी से दे देंगे। विश्व बैंक की बात कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहे हैं, दोनों का आंसर क्या होगा, वाशिंगटन DC, डी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसका निर्माण कब हुआ है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944। कब, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसका निर्माण हुआ है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा पहले देश को छोड़िए, उस खिलाड़ी का क्या नाम है वो बात कर लें, ठीक है। इस देश के बारे में तो बाद की बात करेंगे, पहले वो जो खिलाड़ी है उसका क्या नाम है उसके बारे में बात करें। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, मैग्नस कार्लसन है। क्या है, मैग्नस
कार्लसन है, ठीक है। और जब बात करें हम देश की, तो देश कौन सा है, वो देश है नॉर्वे, ठीक है। चलें आगे, यानी कि मैग्नस कार्लसन क्या है, नॉर्वे देश के हैं और इन्होंने भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में हराया। अब बात कर लें नॉर्वे, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो। क्या है, ऑस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है आपका, जयपुर, दिल्ली, नागपुर और गांधीनगर। आंसर क्या होगा, जयपुर में हुआ है। क्या हुआ है, 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्ष का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। चलिए फ्रेंड, चलते अपने अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ऑप्शन क्या है आपका, शांतनु गुप्ता, ये आंसर होंगे। अच्छा, इस बुक का नाम देखकर लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ का पुराना नाम क्या होगा, अजय होगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, आपको कह रहा है कि पहली महिला ग्रैंड मास्टर शतरंज की, तो आंसर क्या है, एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम है, एस विजय लक्ष्मी जो है वो शतरंज में पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ऑप्शन देखिए, हिंदू, सिख, इस्लाम और बौद्ध। तो सूफी संप्रदाय किससे रिलेटेड है, इस्लाम से है। किससे है, इस्लाम से है। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। वापस से देखिए, आपको कह रहा है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये सही है। निम्न मृत्यु दर, ये भी सही है। और उच्च निरक्षरता, उच्च निरक्षरता का मतलब अनपढ़ लोग ज़्यादा हों। तो उपयुक्त सभी आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। तो यहाँ पे डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, राज्य का नाम है। तो आपसे पूछ रहा है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंसर क्या होगा, गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा गुजरात में और एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसको हम लोग कहते हैं गिर नेशनल पार्क। तो वांसदा और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। तो दोहरे त्रिभुज के रूप में किस देश का झंडा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा पड़ोसी कौन, नेपाल। नेपाल का झंडा क्या है, दोहरे त्रिभुज वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए, अष्टछाप की स्थापना की गई है आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ। तो याद रखिएगा, जब उड़ीसा की बात करें तो 1936 आता है माइंड में। ऑप्शन में ये और ये दोनों हैं। और जैसे ही झारखंड की बात आती है तो झारखंड 2000 की बात हो रही है, यानी ये। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। बिहार से जो उड़ीसा है 1936 में अलग हुआ है और झारखंड 2000 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है। तो याद रखिएगा, इनका देहांत कब हुआ है, 26 अप्रैल 1958, सॉरी 1858। कब, 26 अप्रैल 1858 में बाबू कुंवर सिंह की देहांत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, पटना था। क्या था, पटना था, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें आगे, 1850 के दशक में जो है वो बहावी आंदोलन हुआ था। कहाँ, 1850 के दशक में। और ये किससे रिलेटेड है, ये आपके मुस्लिम संप्रदाय से रिलेटेड है, ठीक है। कौन सा, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कर्नाटक जो आपका संगीत है उसमें त्रिमूर्ति का क्या नाम था। तो उनका नाम था त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, उनमें से एक कौन सा है, त्यागराज जो है वो कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति में से एक है। इनके अलावा दो नाम और क्या था, तो मैंने आपको बताया मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, दो अन्य नाम थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन देखिए, तो आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका शिवहर होगा। वो क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और शिवहर की बात करें तो कितना जनसंख्या घनत्व है, 1880। कितना है, 1880। और सबसे कम की बात करेंगे तो कम देखिए, क से लिखते हैं तो कैमूर याद रखिए, क्या याद रखना है, कैमूर याद रखना है, सबसे कम है जनसंख्या घनत्व के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। तो अगर चंद्रमा पे विस्फोट होगी तो चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो पृथ्वी तक आवाज़ आएगी ही नहीं। आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल की कठोरता किसके कारण होती है, जल की कठोरता CaHCO3 से होती है। चलें आगे, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज, याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर आपको कौन सा विंडोज के साथ बदलना है। और आंसर क्या होगा, आंसर है माया। क्या है, माया है, जो उबंटू जो सिस्टम से बना हुआ है। चलें, पूछ रहा है पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, क्या है। तो गैस, मिश्रण, यौगिक और विलयन। तो याद रखिएगा वायु भी एक क्या है, मिश्रण है, ये ध्यान रखिएगा। वायु इज ऑल्सो अ मिक्सचर। और पीतल भी जो है वो मिक्सचर है। पीतल किसका किसका है, मैंने बताया था पिताजी होता है, यानी कि ता से तांबा, जी से जस्ता, ठीक है। ये पीतल का कंपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। तो आई होप सो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देंगे।
किस ताप पर H2O का घनत्व अधिक होता है, यानी कि आपका जल के बारे में पूछ रहा है। तो जल क्या है, हम लोग को पता है 4 डिग्री सेल्सियस, कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। और हम लोग को क्या है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन देखेंगे ये मार देंगे और ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट है। तो डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या था, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या था आपका फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, क्या था 5/9। आपको पता है कि सी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 और 9 चके क्या होगा 36, 36/5, और ये -32 है, इधर आएगा तो +32 हो जाएगा। तो 36/5 को हम लेकर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 और +32, तो 32 और 7 क्या होगा 39.2 फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर है। H2O का घनत्व अधिकतम फ़ारेनहाइट में दिया है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब बात करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो होगा 4। तो इसलिए ऑप्शन में यहाँ 4 दिया ताकि आप गलत कर लें। बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन में मगरमच्छ है ये क्या है आपका स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी किसकी, इंफ्रारेड, अवरक्त प्रकाश किरण, यानी कि जिसका लाल से भी ज़्यादा तरंग दैर्घ्य हो उसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। और बैगनी से भी कम होता है तो उसको हम लोग जो ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पराबैगनी कहते हैं। तो अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए हम लोग को पता है कि आश्रु गैस में क्लोरीन होता है, क्योंकि क्लोरीन से ही वो आंख में जलन होती है। जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो उसमें भी क्लोरीन होता है। ऑप्शन में देखा तो मैंने एक ही जगह क्लोरो नजर आया, तो याद रखिएगा आंसर ए होगा। आश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। क्या है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन जो है वो आपके आश्रु गैस का क्या है फॉर्मूला है। क्लियर है। और जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे CCl3, देखिए है ना, 3 जो है आपका क्लोरीन है इसमें, मैंने बताया क्लोरीन होगा और क्या होगा NO2 होगा। क्लियर, इसको बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिबिंब होगा उसका लाइटनेस कम होगा, क्या होगा, उसकी चमक थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आप हाफ को ढक दे रहे हैं तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो है वेव चला जाएगा और जो पूरा रोशनी है, जो पूरा चमक है वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। याद रखिएगा मानव नेत्र में देखेंगे नेत्र का जो लेंस है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, यानी कि नेत्र का जो लेंस है वो रेटिना पर इमेज बनाता है। आंसर क्या होगा, ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा समझ रहे हैं, खाने वाले सोडा को बोल रहा है। खाने वाला सोडा को किसके साथ मिला देंगे तो हरा रंग मिलेगा। ऑप्शन क्या है आपके पास, मिथाइल ऑरेंज है, फिर हल्दी है, चाइना रोज है और फिनोफ्थिलीन है। आंसर क्या होगा, चाइना रोज होगा। अच्छा, चाइना रोज क्या होता है, तो आपने ओरहुल का नाम सुना होगा। ओरहुल जो दुर्गा पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं पूजा में, उसी को क्या कहा जाता है, चाइना रोज कहा जाता है। और उसको अगर बेकिंग सोडा के साथ मिलाएंगे तो हम लोग को ग्रीन कलर प्राप्त होगा। कौन सा होगा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या होता है, बच्चा का जो स्किन का कलर है वो हल्का नीला हो जाता है या सान हो जाता है। तो ये देखिए आपका आंसर क्या है, मीथोमोग्लोबिन के कारण। क्या है, आंसर नंबर डी क्या है, मीथोमोग्लोबिन के कारण जो है वो आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो बीमारी होती है। आंसर क्या है आपका, आंसर नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए आपको पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। आपको पता है एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होगा, आयरन की कमी से होगा। और यहाँ कह रहा है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा गलत है। क्लियर, चलें आगे। और ऑल का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आगे बढ़ने से फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल के घोल में मिला देने से पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही साबुन का घोल को जल में मिलाते हैं तो जो पानी होता है वो बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए P का ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है। मैग्नीशियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, पॉजिटिव का क्योंकि दान करता है, और गुना 2 क्योंकि ये बाहर 2 लगा हुआ है। फॉस्फोरस की बात कर लीजिए P से, तो फॉस्फोरस का जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हम लोगों को P ही बोल रहा है तो P को हम लोग X कंसिडर करेंगे, तो ये लिख लेंगे 2X। प्लस ऑक्सीजन का पता है हम लोग को -2 होता है ना, 2 लेने वाला है, ऐसा 7 है। और टोटल जो ऑक्सीकरण आउटपुट होता है वो 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्लस माइनस मिला के ये हो गया 2 दूनी 4 और यहाँ हो गया 7 दूनी माइनस में 14। तो -14 और 4 को इक्वेट करेंगे तो 10 होगा, 10 माइनस वाला उधर चला जाएगा तो +10 होगा। 2 से इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू 5 आएगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि इसमें P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, पॉजिटिव में क्या आएगा, 5 आएगा। आई होप सो आपने ऑक्सीकरण आज निकालना सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, क्या कह रहा है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल, ठीक है, सौर ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित होता है। देखिए लास्ट वीडियो या सेकंड लास्ट मैंने सेट में बताया था कि पौधे द्वारा 1% एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब छोड़ दिया जाता है। 500 जूल का जब हम 1% निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, 5 जूल होगा। क्या होगा, 5 जूल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर में क्या चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसफर के थ्रू, या लो को बढ़ाकर हाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति रबड़ का बहुलक क्या है। आई होप सो ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है या किसका बहुलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है। स्थायी उत्तक का मतलब परमानेंट
टिश्यू के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो है मृदु तक यानी कि पैरेन्काइमा जो है वो आपका क्या है, स्थायी उत्तक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को यानी कि कोडिंग को पंक्ति दर पंक्ति या बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटेंस वाइज जो है मशीन जो है वो कोड में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है कि पंक्ति दर पंक्ति पूरे को एक साथ नहीं, एक एक लाइन को जो है क्लियर करके उसको हमको मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंपाइलर। क्या कहते हैं, कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो कैसा होगा। बहुत ही बवा वाला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लाइव कमेंट या चैट में डाल दीजिए। लाल, काला, सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। तो याद रखिएगा, माइकलसन मोर्ले जो प्रयोग था वो आधार बना ईथर परिकल्पना के पतन का। किसका, ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना माइकलसन मोर्ले प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, एक डायोड क्या होता है। देखिए भी क्वेश्चन रिपीटेड है और आप लोगों को सबको आना चाहिए। एक डायोड क्या होता है, केवल एक दिशा में चलता है। क्या होता है, केवल एक दिशा में चलता है एक डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डीएनए में प्यूरिन क्षार है, यानी कि आपसे पूछा है क्षार के बारे में कि बेसिक डीएनए में क्या है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एडेनिन और ग्वानिन। क्या है, एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में प्यूरिन क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन को देंगे, फिर रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन को लेंगे। आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉज कीजिए, पहले पेन पेपर ले लीजिए और साथ साथ बनाते हैं हम लोग। आपको पूछ रहा है कि इसमें एक्स का मान क्या है। देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ में पूछ रहा है। आप यहाँ से यहाँ देखेंगे तो -42 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो -40 हुआ है, ठीक है। हमको दिख रहा है कि ये 2 घटा है, तो हो सकता है अगला 2 घटे तो -38 होगा। इसमें से -38 करेंगे तो 342 आएगा। कितना आएगा, 342 आएगा। अच्छा 38 घटा तो अब कितना घटा है, 36। तो 342 से अगर 36 घटा दें तो देखिए 306 आ जाएगा। क्या आएगा, 306 आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर 342 है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो याद रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, 1/12 को किससे गुना करें जिससे कि ये 3/8 हो जाए। तो देखिए मैंने ऑप्शन को सीधा सीधा लिखा 9/2, यानी कि 9/2 लिख लें तो 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। आपको दिख रहा होगा 3/8 है। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा। क्या होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अतिथि गृह का पहला 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन, मतलब 150 रुपया टोटल 3 दिन का। अगले 5 दिन का किराया 100 रुपया, मतलब टोटल 500 रुपया, ठीक है। 3 दिन का हम लोग का 150 आया, ठीक है। अगला 5 दिन का टोटल 500 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या रखता था, अगले दिनों के लिए किराया 300 रुपये प्रतिदिन। आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपया, तो लीजिए 50 रुपये भी हमने जोड़ लिया, ठीक है। क्लियर, 50 दिया 150 और 5 के हिसाब से 500। अब कह रहा है यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपया दिया। अब देखिए 1300 रुपये में बंटवारा कर देते हैं हम लोग। 1300 लिखा हमने, 50 रुपये तो पहला रजिस्ट्रेशन लगा होगा, फिर 3 दिन का कितना लगा होगा, 150 लगा होगा, फिर अगले 5 दिन का क्या लगा होगा, 500 लगा होगा। जब इन तीनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया, 700 आ गया। अब कह रहा है उससे आगे के लिए 300 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 3 दूनी 600, क्योंकि 1300 लाने के लिए 600 की और ज़रूरत है, तो 2 दिन और। तो 2 दिन यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 दिन का यहाँ पे जो 300 रुपये का रेट है, 5 दिन का यहाँ पे जो 100 रुपया रेट है, और 3 दिन का यहाँ पे जो 50 रुपया रेट है। तो 50 दिया 150, तो कुल मिला के हम देखेंगे तो ये 3 दिन, ठीक है। ये 5 दिन, 5 3 8 और 2 10 दिन, तो आंसर क्या होगा, 10 दिन। बहुत आराम से समझाते हैं आपको, आप सभी बहुत ध्यान से देखिए, एकदम वीडियो को लास्ट तक लेकर जाइए। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछिए कमेंट बॉक्स में, आई एम ऑलवेज विथ यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को। रीजनिंग का भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी का संबंध डैश से है ना, है वही संबंध है जो खोए का है। ऑप्शन में देखेंगे तो पता चलेगा कि चीनी किससे बनता है, गन्ने से बनता है, और खोया किससे बनता है, दूध से बनता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के लिए बिल्ली वही है जो मक्खी के लिए। तो देखिए चूहा को कौन खाता है, बिल्ली खाता है, तो मक्खी को कौन खाएगी, मकड़ी खाएगी। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, बहुत ध्यान देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया इधर, ये आपका नॉर्थ बोल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है तो पश्चिम क्या होगा, यानी इसके बारे में पूछ रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ के जस्ट राइट में जो होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के जस्ट राइट में होता है ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट राइट में होता है साउथ ईस्ट। क्या होता है, साउथ ईस्ट। अब ओरिजिनली में देख लीजिए आप, ये आपका नॉर्थ है, इसके इधर में नॉर्थ ईस्ट हो गया जस्ट राइट में, फिर राइट में ईस्ट हो गया, और फिर ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि जो आपका वेस्ट है वो क्या होगा, वो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट का मतलब हो जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को आपका कह रहा है मंडे है, तो बोल रहा है उसी महीने की 21 तारीख से 4 दिन बाद, तो 21 में 4 जोड़ दीजिए, 25 दिन बाद कौन सा होगा। तो 7 दिन बाद ये 10 तारीख होगा, 7 दिन बाद फिर मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद आपका 17 होगा, फिर 7 दिन बाद मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद 17 7 24 होगा और फिर मंडे होगा। आपसे 25 के बारे में पूछ रहा है, 25वां तारीख कौन सा होगा, तो मंडे में हम लोग एक दिन ऐड कर लेंगे और आंसर क्या होगा, ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार आंसर होगा। 25वें दिन बाद कौन सा दिन आएगा, मंगल आएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सभी को बढ़ते क्रम में लिखकर चौथा शब्द क्या है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है चौथा शब्द क्या है। तो ऑप्शन में देख लीजिए आप, ऑप्शन में जो सबसे पहला आएगा वो आएगा आपका क्या, बचपन। क्या आएगा, बचपन आएगा, ये आपका पहला है तो मैं पहला लिख देता हूँ। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका
शैशवावस्था, क्या आएगा? शैशवावस्था यानी कि शिशु वाला। फिर तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा किशोरावस्था। चौथा आएगा यौवनावस्था, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। पांचवा आपका प्रौढ़ावस्था। ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल उल्टे क्रम में लिखा है, आपको सही करना है। और चौथे नंबर पे जो आएगा वो लिखना है। चौथा नंबर का आंसर क्या है? यौवन अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में देखिए पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए और इस प्रकार तीसरे चौथे को भी बदल दिया जाए तो आगे बढ़ दिया जाए, तो बाईं ओर से चौथा अंक कौन सा होगा? देखिए बाईं ओर से चौथा अंक 1 2 3 4, इस दो के बारे में बात कर रहा है। आपको कह रहा है पहला दो को बदल दिया तो 7 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 5 हो जाएगा। फिर अगला दो को बदल देंगे तो 2 और 1 हो जाएगा। तो यही चौथा लेटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। चौथा लेटर क्या है आपका? 1 है, तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसी कक्षा में 60 छात्रों में से रंजन सबसे ऊपर से 10वां। आई होप सो ये क्वेश्चन है जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बिल्कुल वीडियो पॉज कीजिए, बना लीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो लाइव देख रहे हैं वो वीडियो एंड होने के बाद वापस देखेंगे। ये आपका क्या है? होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि शब्द नवंबर के प्रथम और द्वितीय अक्षर से बदल जाए, इसी तरह से तीसरा चौथा छठा सातवां बदल दिया जाए, तो पूछ रहा है कि आर से बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए जब बात कर रहे हैं बदलने का, पहला दूसरा तीसरा चौथा बदल रहा है दो दो, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितना पेयर है। तो हमने देखा NO एक पेयर है, VE एक पेयर है, MB और ER। तो ER की जगह हम लोग लिखेंगे RE, ठीक है। और R के बाईं ओर चौथा लेटर, मतलब यहाँ से अगर चौथा का बात कर लें तो 1 2 3 4 V के बारे में। तो NO आपस में बदला होगा ON और VE आपस में बदला होगा EV। तो आपको दिख रहा होगा V की जगह क्या आएगा? E आएगा। आंसर क्या होगा? B होगा। क्लियर? बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर कट क्वेश्चन नजर आएगा और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। ठीक है, बहुत शांति से बनाना है आपको एग्जाम में और बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। सही सही बनेगा, रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षर ऐसा है जो केवल एक में ही प्रयोग हुआ है? तो आप देखेंगे बी जो है इसमें भी है, आई भी इसमें है, आर भी है, डी भी है और एस भी है। तो जब दो में प्रयोग हो गया मतलब एक से अधिक प्रयोग हो गया, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ हो। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं को 5 से पूर्णतः विभाजित किया जाएगा? 3 अंकों का संख्या 100 से स्टार्ट होता है 999 तक। क्लियर? आपसे नंबर ऑफ टर्म बोल रहा है तो नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू, मैंने बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 899 बाय कॉमन डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 5 5 5 का गैप होगा और +1। जब इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा? 5 से किया हम लोगों ने तो 5 एकम 5, 3 9 39, तो 7 पचे 35, 4 9 49 और 9 पचे 45, 179 और प्लस एक ये ले लीजिए आप, यानी कि टोटल 180 टर्म होगा। कितना होगा? टोटल 180 ऐसे नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के हैं। क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आपका कह रहा है कि परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई 135 डिग्री घुमाने के बाद समय क्या होगा? देखिए आपको 3 बजे का मतलब है कि यहाँ आपका 3 है, यहाँ घंटा का होगा, यहाँ मिनट का होगा। आपको कह रहा है घंटे का सुई 135 डिग्री घुमाना है, तो मैंने आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया था। 135 डिग्री का मतलब ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये घंटा वाला, और साथ ही साथ फिर से ये 90 हो गया। तो 135 का मतलब 90 के बीच में। तो देखिए ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। 7 और 8 के बीच में अगर घंटे वाला काटा है तो उसको हम लोग 7.5 कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए होगा 7.5। तो चलिए आई होप सो आपने कुछ नया सीखा होगा। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।